हेलो फ्रेंड्स, देखिए गुड मॉर्निंग। तो वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सीखने जा रहे हैं। आगे देखिएगा, हम लोग जो हैं शुरुआत करने जा रहे हैं नोट में फर्स्ट पॉइंट से। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू a वेक्टर। b वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू a वेक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू b वेक्टर डिवाइडेड बाई a वेक्टर। क्या ये लिखना सही है? या फिर ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड। बोलो इन दोनों में से कौन सही है? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें b बाई a वेक्टर फॉर्म में है। तो सोचो, तो b अगर नॉर्थ में होगा, a अगर ईस्ट में होगा, तो b बाई a नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। नॉर्थ में भी हो, कोई ऐसा वेक्टर हो जो नॉर्थ में भी हो ईस्ट में भी हो, तो नॉर्थ डिवाइडेड बाई ईस्ट डायरेक्शन उसको बोले। तो वैसे तो कोई डायरेक्शन का नामकरण होता नहीं है। तो आखिर क्या इसको हम सही बोले? तो बोलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं? तो बोलेंगे देखो, वैसे तो रीजन बता ही दिए कि वेक्टर का जो है वो डिवीजन नहीं होता है। अब वेक्टर का डिवीजन अगर करोगे तो उसका डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। तो ठीक है, b डिवाइडेड बाई a ये गलत है। तो सही कौन है? तो बोलेंगे ये सही है। तो क्यों सही है? तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड का तो डिवीजन हो ही सकता है। ये अगर 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 10/5 2 मीटर, और 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चलो दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि a क्रॉस b वो अगर C है, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई b। a इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई b। चलो दूसरा बात, a इज इक्वल टू C का मॉड डिवाइडेड बाई b का मॉड। क्या ये लिखना सही है? a का मॉड इज इक्वल टू C का मॉड डिवाइडेड बाई b का मॉड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ए स्टेटमेंट सही है? तो आप बोलिएगा सर अभी तो आप बताए थे कि वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड का डिवीजन किया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा सर ये वाला सही होगा। तो हाँ बिल्कुल, ये वाला सही तो आपको लग रहा है, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है? देखिए इधर, जैसे अगर हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिखेंगे? तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इधर c का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो बोलेंगे a मॉड b मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू c का मॉड। तो सोचो, तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे a का मैग्नीट्यूड होगा c का मॉड डिवाइडेड बाई b का मॉड इंटू साइन थीटा। ये लिखना बिल्कुल सही है। एक चीज और, इसमें अगर पूछेगा कि बताओ ये टर्म जो है वो मिनिमम कब होगा, ध्यान से समझना। तो डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो ये टर्म मिनिमम होगा कि नहीं? ये अगर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना, तो ये मैक्सिमम कब होगा? तो बोलेंगे जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? तो बोलेंगे साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तो 1 होता है। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तब जो है उस समय, ठीक ना, ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। और कब है? थीटा वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, तो उस समय a का वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगा। और कितना आएगा? तो c/b आएगा, c/b आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक और प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, नोट में हम लोग थर्ड पॉइंट सीखने जा रहे हैं। बोलेंगे क्या कि अगर आपसे पूछा जाए a डॉट बी सी लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखें? तो बोलेंगे इसमें क्या है, a डॉट बी क्या होता है? तो बोलेंगे a मॉड b मॉड कॉस थीटा इज इक्वल टू c। तो बोलो a मॉड कितना हो जाएगा? तो c का मॉड यानी c डिवाइडेड बाई b मॉड इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। फिर बोलेंगे कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? तो 1।
कब? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बोलो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम मतलब ओवरऑल मिनिमम ना हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से ले रहे हैं। उसमें कह रहा है कि फोर्स का जो वैल्यू है वो इस तरह से दिए हुए है, Q इंटू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये वेक्टर का प्रश्न तो नहीं लग रहा है, लेकिन लगना भी चाहिए। तो क्यों लगना चाहिए? तो बोलेंगे देखो ना यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं, तो बिल्कुल। लेकिन ये सब हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है 11th में। तो हाँ, ये नहीं पढ़े हैं, ये 12th में एक्चुअली है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें ये जो फॉर्मूला है उसका नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम speed of a charged particle what should be the minimum speed of a charged particle so that it has what should be the minimum speed of charged particle so that it has zero net force according to this equation, ठीक है। कह रहा है सिंपल सा आप बात समझिए ना कि ये फॉर्मूला दिए हुए है और कह रहा है कि इसमें हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं। तो कम से कम कितना स्पीड से प्रोजेक्ट करें सो दैट उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो देखो नेट फोर्स का वैल्यू तो इतना होगा, लेकिन इस फोर्स को 0 करना है। Q इंटू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, इस फोर्स को 0 हो जाना है। तो 0 इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। अब बताओ इसको इधर लेके आओ तो माइनस क्यू भी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बोलो क्यू से क्यू कट गया तो क्या आ गया? तो बोलेंगे माइनस भी क्रॉस बी इज इक्वल टू ई। अब सोचो इस माइनस को हटाना चाहते हो तो इसको बी क्रॉस भी लिख दो, ठीक ना, बी क्रॉस भी लिख दो तो ई हो गया। अब सोचो तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी भी साइन थीटा इज इक्वल टू ई। तो बोलो यहाँ से भी कितना हो जाएगा? तो भी का वैल्यू हो जाएगा ई बाई बी साइन थीटा। और भी का वैल्यू मिनिमम पूछा है, तो भी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। बोलेंगे व्हेन साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा यानी 1 होगा, तब कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तब भी जो है वो मिनिमम होगा। और कितना होगा? तो E डिवाइडेड बाई बी होगा। तो उम्मीद है यानी इतना वेलोसिटी से, कम से कम इतना वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो नोट करिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो एच.सी. वर्मा से ही ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो इस स्ट्रेट रोड पे आगे जा रही है, ठीक है, और कोई आदमी जो है अपने घर के छत से उसको देख रहा है, घर के छत से इसको देख रहा है, ठीक। यानी इसको ऐसे मिला देते हैं, चलो एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जो लेंथ है वो तो फिक्स है। बोलेगा कितना है? तो बोलेंगे इसको तुम डी बोल दो, पक्की बात। अब देखो कार जो है वो इसी रास्ते पे जा रहा है, तो किसी समय ये पी पॉइंट पे है, तो
इस ओ से, ठीक ना, इसको ओ से इस पी को मिलाने वाला जो लाइन होगा, इस ओ से इस पी को मिलाने वाला जो लाइन होगा, इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इसको तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओपी। तो जाहिर है ये ओपी है, और इधर जो कार जा रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ध्यान से देख लीजिए, जाहिर है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है प्रूव दैट ओपी क्रॉस भी का जो मैग्नीट्यूड है इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें? तो देखो जी, ये जो लेंथ है इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो यही हो गया डायरेक्शन ओपी का, ये डायरेक्शन ओपी का। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? तो इधर है, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कार इधर जा रहा है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ना जा रहा है, तो बिल्कुल। तो बोलेंगे कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो सोचो, तो अगर हम ओपी क्रॉस भी का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या लिखेंगे? तो ओपी का मॉड भी का मॉड साइन थीटा लिखेंगे। बताओ ओपी क्या है? तो बोलेंगे ओपी तो यही है, तो ओपी तो ओपी है। अब भी क्या है? तो बोलेंगे भी तो कांस्टेंट है। अब सोचो साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर डी, ये क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनस, ठीक ना। जाहिर है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो डी डिवाइडेड बाई ओपी। देखो जी, ओपी से ओपी कट गया, तो ये कितना आ गया? तो बोलेंगे भी इंटू डी आ गया। अब बोलो भी क्या है? तो कांस्टेंट। डी भी क्या है? तो बोलेंगे ये भी तो फिक्स ही है, तो भी इंटू डी आया, तो ये तो कांस्टेंट टर्म ना आ गया, तो बिल्कुल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज ओपी क्रॉस भी जो है उसका मैग्नीट्यूड है इंडिपेंडेंट ऑफ पी, यानी पोजीशन वेक्टर पार्टिकल कहाँ पे है उससे इंडिपेंडेंट है। तो थैंक यू, ये लिखिए इस बात को, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा सेलेक्ट द यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स, यानी एक या एक से ज़्यादा अगर वेक्टर है तो उसको आप बताइए कि इसमें से कौन यूनिट वेक्टर है। तो देखो जी, देखने से कौन सा लग रहा है? तो देखने से तो वैसे तो नहीं देख के बता सकते हैं, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। तो जाहिर है यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसमें से मैग्नीट्यूड किसका 1 है? तो देखने में ये लग रहा है कि यूनिट वेक्टर होगा। हाँ, आई अपने आप में यूनिट वेक्टर जरूर है, जे अपने आप में यूनिट वेक्टर जरूर है, के भी अपने आप में यूनिट वेक्टर है, लेकिन क्या ये जो टर्म है वो यूनिट वेक्टर है? तो बोलेंगे देखो, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3 हो जाएगा। तो √3 मतलब मैग्नीट्यूड में तो 1 नहीं है, तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, यानी ये गलत है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसको देखो, तो √3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा कितना? तो 9 + 16/25, यानी 25/25, तो ये तो 1 आ गया। तो बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, 2/9 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस -2/9 का स्क्वायर, देखिए तो कितना आता है? तो ये हो जाएगा 4/81 प्लस 1/81 प्लस 4/81, तो ये हो जाएगा √9/81, तो ये तो 1/3 ना हो जाएगा? बोलो 9 9 81, तो 1/9 का रूट 1/3 हो गया। इसको निकाल के देखो, जाहिर है ये तो नहीं होगा। अगर इसको निकालेंगे तो 4/5 का स्क्वायर प्लस -3/5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए तो 16/25
प्लस 9/25, यानी कितना हो गया, तो √25/25। तो ये तो 1 आ जाएगा, जाहिर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी हम लोग जो है 2 ऑप्शन निकाल चुके हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है वेक्टर ए जो है वो है 2i + 2j -k कैप। कह रहा है राइट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। चलो ठीक है, कैसे बनाएं? तो सबसे पहले ऐसे सोचिए कि कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको क्या लिखते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और तो बोलेंगे वेक्टर का डायरेक्शन। तो वेक्टर का डायरेक्शन ये कौन बता रहा है, तो बोलेंगे ए कैप। और ए कैप को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यही तो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बताता है। तो बोलेंगे ए कैप कितना हो गया, तो बोलेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। बोलो ए वेक्टर कितना है, तो 2i कैप + 2j कैप -k कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। बोलो तो कितना हो गया, तो 2i कैप + 2j कैप -k कैप डिवाइडेड बाई √9। बोलो ये तो 3 ना हो जाएगा, तो बोलेंगे ए कैप जो है वो कितना आ गया, तो 2/3i कैप + 2/3j कैप -1/3k कैप। तो उम्मीद है यही यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है राइट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर जो है वो दिए हुए 6i कैप + 8j कैप। कोई बात नहीं, अभी पढ़े थे ए कैप अगर निकालना है तो वेक्टर ए में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी 6i कैप + 8j कैप। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। बोलो तो 6i कैप + 8j कैप नीचे कितना हो जाएगा, तो 36 + 64, ये तो √100 हो गया, यानी 10 ना, तो 6/10i कैप + 8/10j कैप। बोलो 6/10 को क्या लिखे, तो 3/5i कैप + 4/5j कैप। तो यही हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। चलिए लिखिए इसको। अब देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, और वो बड़ा ध्यान से देखिएगा, नोट में बात सीखेंगे। क्या है, बोलेंगे क्या कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए वेक्टर इधर है अब बी वेक्टर इधर है, ठीक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तो याद करिए डॉट प्रोडक्ट में क्या सिखाए थे, जिधर ए है उधर ही बी को भी रख दो। तो कैसे रखें, तो बोलेंगे इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जो लेंथ होगा उसी में मल्टीप्लाई कर देना। तो ठीक है, इसका ओ, इसका एम और इसका पी नाम रख दिए। तो कोई पूछे ए डॉट बी क्या होगा, तो बोलेंगे ओ एम इंटू ओ पी। ओ एम इंटू ओ पी, तो बोले ना कि ए वेक्टर का लेंथ कितना है, तो ओ एम, और बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना है ए के अलोंग, तो बोलेंगे ओ पी है। तो दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। नहीं याद आ रहा है तो फिर से बता देते हैं, ए डॉट बी फॉर्मूला तो याद होगा, क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ओ एम, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट का नाम एन दे दो, तो ओ एन है। और कॉस थीटा अगर यूज करे इस ट्रायंगल में, तब बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओपी डिवाइडेड बाई ओ एन। देखो जी, ओ एन से ओ एन तो कट गया, तो क्या आ गया, ओ एम इंटू ओ पी। प्रूफ भी कर दिए, पहले भी प्रूफ किए हुए थे। अब बताओ ओ एम क्या है, तो बोलेंगे ए डॉट बी जो आया है वो क्या आया है, तो बोलेंगे ओ एम इंटू
ओपी। और ओएम क्या है तो बोलेंगे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। और ओपी क्या है तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो पहले भी बताए थे, फिर से बता देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि ए डॉट बी निकालो। और किसके अलोंग बोल रहा था, ए के अलोंग, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ठीक है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या होगा, अलोंग वेक्टर बी क्या होगा, तो बोलेंगे ए डॉट बी निकालो। हाँ इसमें किसके अलोंग बोल रहा है तो बी के अलोंग, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो उम्मीद है इस नोट को आप समझ गए होंगे, इसको लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ऐसा है, वेक्टर ए 2i प्लस जे माइनस 3k, वेक्टर बी 4i प्लस 2j प्लस k, करा फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और दूसरा क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, तो जाहिर है अभी अभी सीखे थे, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो ए डॉट बी निकालो और डिवाइडेड बाई जिसके अलोंग बोले उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो जल्दी से बोल दीजिए क्या होगा। तो बोलेंगे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, के को के के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 4 तो 8, और 1 इंटू 2 तो 2। यहाँ देखो -3 इंटू 1 तो -3, और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो देखिए तो 8 2 10 -3 तो 7 हो गया, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, तो 9 10, ये √14 हो गया। देखो ये जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट स्केलर फॉर्म में है, लेकिन अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, यानी कि अगर हमको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो देखो जी, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे ये टर्म जो है वो तो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, तो 7 बाई देखना 7 बाई √14 ये तो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का। और किसके अलोंग है, तो वेक्टर ए के अलोंग, तो ए कैप लिख दो। तो बोलेंगे ए कैप लिखने से क्या होगा, तो बोलेंगे ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में है, तो ए के डायरेक्शन में है, तो ए कैप लिख दिए। तो बोलो तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 7 बाई √14। और जानते हो ना कि वेक्टर ए कैप को कैसे लिखते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू ए कैप। तो ए कैप कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मॉड। तो बोलो तो ए कैप को क्या लिख दें, तो बोलेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का मॉड। बिल्कुल सही। तो जल्दी से बता दो, तो बोलेंगे 7 बाई √14 तो लिख पे करो, और यहाँ ए वेक्टर लिखो। तो वेक्टर ए कितना है जी, तो 2i कैप प्लस जे कैप और -3k कैप। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो √14। तो √14 और √14 मिलकर के तो 14 हो जाएगा, तो 7 बाई 14 हो गया। और यहाँ कितना, तो 2i कैप प्लस जे कैप -3k कैप। तो ऐसा करते हैं कि इसको मिटा करके हम आंसर लिख देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं और आंसर लिख देते हैं। तो देखो तो 7 बाई √14 और यहाँ √14 है, तो ये तो 7 बाई 14 हो गया। और यहाँ कितना, तो 2i प्लस जे और -3k कैप। बिल्कुल सही। तो ये तो 1/2 हो गया, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2i कैप प्लस जे कैप
-3k कैप हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो यही हो जाएगा। देखो ये तो आई कैप हो जाएगा प्लस हाफ जे कैप -3/2k कैप। तो यही हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग से पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी क्या होगा। एलोंग वेक्टर बी क्या होगा, तो बोलेंगे ए डॉट बी और उसमें जिसके एलोंग बोला है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए डॉट बी कितना होगा, तो 8 प्लस 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 3 इंटू 1 तो 3। ठीक ना, -3 इंटू 1 है तो प्लस माइनस करके लिखे हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा माइनस साइन के साथ और डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए तो ये तो ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे में कितना होगा, तो 16 प्लस 4 20 और 1 21 यानी √21। अब बोलेंगे क्या, ये जो आया है वो तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म तब कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे जो आया है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे किसके एलोंग बोल रहा है, तो बी के एलोंग, तो बी कैप लिख दो। तो इसे लिखने से क्या होगा, तो बोलेंगे 7/√21। अब बी कैप को लिख दो बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मॉड, तो बोलेंगे 7/√21। अब बी वेक्टर कितना है, तो 4i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस k कैप और नीचे में हो जाएगा √21। बी का मैग्नीट्यूड तो निकाले हुए हैं, देखो 7/21 हो गया और यहाँ कितना, तो 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। तो ये तो 3 हो जाएगा ना जी, तो 1/3 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बस यही आंसर हो गया। तो इसको आप नोट करिए फटाफट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा वेक्टर ए 3i प्लस 4j, वेक्टर बी i प्लस 3j है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी एलोंग a माइनस बी क्या होगा। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, बोलेंगे क्या कि पहले a प्लस बी निकालो। तो जब भी i j में लिखा हुआ होता है तो a प्लस बी कैसे निकालते हैं, तो i को i वाले के साथ जोड़ते हैं, j को j वाले के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ो 3i प्लस i तो 4i, अब 4j प्लस 3j तो 7j। तो ये a प्लस बी हुआ, इसको हम c वेक्टर बोल देते हैं। और उसी तरह से a माइनस बी करना है तो इसको हम d वेक्टर बोल देते हैं। और a में से b को घटाना है तो 3i माइनस i तो 2i प्लस 4j माइनस 3j तो j। तो बोलो a प्लस बी भी निकल गया, a माइनस बी भी निकल गया। तो अब लिखो कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी एलोंग a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। तो बोलेंगे a प्लस बी का डॉट निकालो, किसके साथ, तो a माइनस बी के साथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई किसके एलोंग बोल रहा है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखो। तो देखो a प्लस बी को तो हम लोग c बोले हुए हैं, तो c डॉट डी डिवाइडेड बाई d का मैग्नीट्यूड। तो जल्दी से बोलो a प्लस बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 4 इंटू 2 तो 8 और 7 इंटू 1 तो 7 और डिवाइडेड बाई d का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 8 और 7 तो 15 हो गया और नीचे में 4 प्लस 1 √5 हो गया।
अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया। अगर हमसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग वेक्टर डी, समझना a प्लस बी को ही सी बोल रहे हैं और डी ए माइनस बी को बोल रहे हैं, तो अलोंग वेक्टर डी इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म तो बोलेंगे कि जो आया है मैग्नीट्यूड यानी कि 15/√5 और उसमें d कैप लिख दो, तो 15/√5 d वेक्टर डिवाइडेड बाई d का मॉड, तो 15/√5 इंटू d वेक्टर कितना है, तो 2i कैप और प्लस j कैप और नीचे में √5 हो जाएगा, तो √5 मिलके तो 5 हो जाएगा। तो बोलो तो आंसर कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 15/5 इंटू 2i कैप और प्लस j कैप, ये तो 3 हो गया, 2i कैप प्लस j कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 6i कैप और प्लस 3j कैप। तो यही आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो लिखो यहाँ तक, उसके बाद आगे बात करते हैं।